नमस्कार छात्रों, आज मैं होली के शुभ अवसर पर सब लोगों की हार्दिक शुभकामनाएं और कक्षा 10वीं के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा गणित विषय को और अन्य विषयों को रुचिकर और सरल और लघु बनाने का प्रयास किया गया है, जिससे कि बच्चे लॉकडाउन का उपयोग करें और घर पर पढ़ें। तो एक आंसर सहित हल दिया गया है और उस हल को मैं उसे कॉपी राइट कर रहा हूँ, कॉपी से हैंडराइटिंग में बना रहा हूँ, जिससे बच्चों को और ज़्यादा समझ में आए और बच्चे पास हों और उन्नति करें, आगे बढ़ें। तो कक्षा 10वीं का गणित अध्याय का पाठ एक वास्तविक संख्या, जिसको शासन द्वारा ब्लूप्रिंट दिया गया नया कि उसमें ओटी का 1 मार्क्स 1 नंबर का आएगा, 1 क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन जो आएगा कितने का 4 मार्क्स का। तो टोटल मिला के हमारे पास कितने हो जाएंगे 4 to 6 + 1 यानी 7 मार्क्स का फर्स्ट चैप्टर से आएगा। तो क्रम बाई क्रम हमने क्वेश्चन नंबर 1 जिसको बोला गया है कि 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ये आपका 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 12 के आपको अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य संख्या 2 से भाग देना है, फिर 2 से भाग देना है और फिर 3 से भाग देना है, यानी 2, 2 और 3 ये 12 के हमारे क्या है अभाज्य गुणनखंड है। तो 2 गुणा 2 गुणा 3। सिमिलरली इसी प्रकार हम लोग 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या कीजिए, विषम संख्या 2 से भाग लगनी नहीं, इसमें किस लगना है 3 से, 3 पंजे 15। अब इसमें 5 से भाग लगेगा, 5 एकम 5। तो हमारे पास 15 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 3 गुणा 5। इसी प्रकार 21 है, उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले भाग देंगे इसमें 3 से, 3 7 21 और 7 एकम 7। तो 21 गुणनखंड हो गए हमारे पास 3 गुणा 7। अब हमसे पूछा गया है कि इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ निकालना में किसका 12, 15 और 21 का, यानी वे नंबर जिससे 12, 15 और 21 में भाग दे सके। तो इन तीनों में जो हमारे पास कॉमन नंबर दिख रहा है वो दिख रहा है कितना 3, यानी 3 12 का भी गुणनखंड है, 15 भी गुणनखंड है और 21 का भी गुणनखंड है, यानी ये 3 जो है तीनों नंबरों में भाग दे सकता है। तो यानी हम कहेंगे 12, 15 का जो एचसीएफ है वो कितने का यहाँ पे 3 है। तो हमें एक ऐसा गुणनखंड निकालना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसा गुणनखंड जो तीनों में हो, जबकि तीनों में जो है कॉमन हम सिंपली सब में एक ले सकते हैं, बट एक नहीं लेंगे क्योंकि एक से बड़ा यहाँ पर 3 भी है। 3 यहाँ पर हमारा एचसीएफ हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन में बोला गया है कि एलसीएम भी निकालना है। तो जो फैक्टर लिखे हुए हैं 12, 15 और 21, तो 12 गुणनखंड हमारे पास 2, 2, 3 ही थे। यहाँ पर 15 के 3 और 5 है, 21 के कितने 3 और 7। एलसीएम में होता है मल्टीपल, यानी ऐसी संख्या निकालना जिसमें 12 से, 15 से और 21 से भाग लग सके। तो इसके लिए हमें एक बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, उसमें 2 बार हों, उसमें 3 एक बार हों और 5 भी हों और 7 हों, यानी सभी अभाज्य संख्याएं हो। तो इसके लिए हम 2 को 2 बार, 3 को 1 बार, 5 को 1 बार और 7 को 1 बार लिख के गुणा कर लेंगे। तो हमारा 2 दूनी 4 × 3 × 5 × 7, तो 7 पंजा 35, 35 तिया 105 और 105 बेटा बन गई 35 चौके हो जाएंगे हमारे पास 420। तो हमारा एलसीएम आ गया कितना 420। तो बच्चे से क्वेश्चन को 2 से 3 नंबर में या 4 नंबर में पूछा जा सकता है। कक्षा 10वीं का जो मैथ का प्रश्न बैंक दिया है उसका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा हुआ है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी इस तरह कोई रास्ता है जिसमें एक निश्चित स्थान से इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, यानी सोनिया जो है
इसको एक पूरा चक्कर करने में 18 मिनट का समय लेती है, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। यानी रवि जो लगा इसी पॉइंट से चालू करता है, उसे कितने मिनट लगते हैं, यहाँ पे 12 मिनट लगते हैं, और सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। यानी सोनिया धीमी गति से दौड़ रही है, जबकि रवि तेज गति से दौड़ रहा है। तो बोल रहे हैं कि मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, तो एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। पुनः यानी यहाँ से चालू किए वहीं मिलेंगे। तो हम लोग कल्पना करें कि सोनिया 18 मिनट में अपने राउंड पर आ रही है, कि तब तक रवि उस चक्कर को 12 मिनट में करने के बाद 6 मिनट एक्स्ट्रा दूरी कवर कर चुका होगा पहले राउंड में। दूसरे राउंड में सोनिया के 18 मिनट में सेकंड कंप्लीट होगा, तब वह अगला 6 मिनट कवर कर चुका होगा। यानी 12 मिनट में वो एक चक्कर पूरा कर लेता है, तो 6 मिनट यानी आधा चक्कर पहले राउंड में एक्स्ट्रा कवर कर लिया उसने, और सेकंड राउंड में उसने आधा चक्कर पूरा करके यानी 2 चक्कर की अपेक्षा उसने 3 चक्कर कवर कर लिए। जब सोनिया के 2 और रवि कितने हो रहे हैं, 3, तो ओरल आंसर हमारे पास आ जाता है कितना, 36 मिनट। जबकि हम लोग इसे इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे कि 12 जैसे सोनिया द्वारा लिया गया समय, तो क्या डाटा हम लोग ले लेते हैं। सोनिया द्वारा एक चक्कर में लिया गया समय 18 मिनट, रवि द्वारा लिया गया समय कितना है, 12 मिनट। तो हम निकालेंगे दोनों को एक ही स्थान में मिलने पर लिया गया समय। ये हम कह सकते हैं, क्या होता है कि ऐसा नंबर चाहिए जो कि 12 का गुणज हो और 18 का गुणज हो और सबसे छोटा हो। तो कह सकते हैं 18 12 का सबसे छोटा गुणज, यानी 18 12 का एलसीएम। तो 60 से हम लोग 18 12 का एलसीएम निकालने का प्रयास करते हैं। मतलब 2 से डिवाइड करते हैं इसमें, तो 18 का डिवाइड करें 2 से 9 टाइम्स जाएगा, 2 9 में 18 और 2 6 12। 2 से भाग देंगे तो 2 के पहाड़े में 3 एब्सेंट रहते हैं, या 2 के पहाड़े में 9 नहीं आते हैं, तो 9 को छोड़ देंगे, तो 3 6। अब 3 से भाग देंगे, दोनों ही संख्या 3 से कट रही हैं, 3 3 9 और 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 1 लिख लेंगे 60 से। यानी हमारे पास 18 12 का जो एलसीएम है वो हो जाएगा 2 गुणा 2 इंटू 3 गुणा 3, यानी 3 3 को 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36। यानी ये इसमें 36 मिनट में राहुल के 3 चक्कर हो जाएंगे 12 से 12 मिनट के हिसाब से, और सोनिया के 2 चक्कर हो जाएंगे, और सोनिया रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस बात को हम लिख देंगे, अतः 36 मिनट के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको सही में आया होगा, ऐसी आशा है मुझे, और इसी तरह ध्यान में लगा के देखते रहिए, सारे क्वेश्चन इस तरह समझ में आते रहेंगे। कक्षा 10वीं का मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिए गए सेट का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या यानी वो जो होती है जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, अंश और के रूप में लिखा जा सके, यानी P/Q एक अंश एक हर, जिसमें हर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की संख्या को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। और जबकि हमें बोला गया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा बता दूं, यदि मैं मान लूँ कि P एक अभाज्य संख्या है,
क्या है, एक अभाज्य संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि p जो होगी वो 2, 3, 5, 7, 11, 13 कुछ इस तरह की संख्या पहले से होगी। अब मैं इस रूट p को रूट के रूप में कन्वर्ट कर दूँ तो √3, √5, √7, सिमिलरली इस टाइप की सभी संख्याएं जो होती हैं वो अपरिमेय संख्या ही होती हैं। बट इस क्वेश्चन को करने के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब मैं p/q ना लेते हुए इसको √5 बराबर लेता हूँ a/b, जहाँ a और b दो सह अभाज्य संख्याएं हैं, यानी a को b से भाग दिया नहीं जा सकता है, जबकि a और b कोई भी संख्या हो सकती है। अब मैं यहाँ करता हूँ दोनों पक्षों में वर्ग, जिससे 5 से स्क्वायर क्या हो जाए, रूट अपना क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो यहाँ 5 बचेगा, जहाँ a² बटे कितना आ जाएगा, b²। अब इस टर्म्स को कुछ इस प्रकार लिखता हूँ, जैसे कि a² बटे 5 बराबर b। यानी मैंने थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं, बैठा दूंगा, से कोई दिक्कत नहीं। इससे मैं ऐसे लिख दूँ यहाँ पे कि b को a की जगह पर, a को b की जगह पर चेंज कर दूँ, तो मेरे पास कंडीशन नहीं a² बटे 5 बराबर b²। अब थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे, जो a² मतलब किसी धनात्मक संख्या का वर्ग हुआ है और उसमें 5 यानी एक अभाज्य संख्या से क्या लग रहा है, उसमें भाग लग रहा है और हमारे पास कोई उत्तर आ रहा है। तो एक प्रमेय हम लोग पहले शॉर्ट में सीखे रहते हैं कहीं किताब में। वो प्रमेय कहती है कि मान लीजिए यहाँ पे p एक अभाज्य संख्या है और वह किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर देती है और कोई आंसर आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो a को भी भाग कर सकती है, उसका भी कोई उत्तर आएगा। जैसे हमने मान लिया 100 हमारे पास कोई नंबर है जिसको हम भाग कर सकते हैं किससे, 2 से या 5 से, जो कि ये किसका वर्ग है, यहाँ पे 10 का। 2 से या 5 से भाग दिया जा सकता है, तो इसका जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, यहाँ पे 10 होगा, किसका, 100 का। तो ये जो विभाजित होगी किससे, 2 से या 5 से, यानी वर्ग में भाग लग जाए अभाज्य संख्या से, तो वर्गमूल वाली संख्या में भी भाग लग जाता है। यानी मैं आपसे कहूँगा कि ये a² में 5 से भाग लग रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि a² 5 से विभाजित है, तो a 5 से भी विभाजित होगा। मतलब यहाँ a² पूरा फुल नंबर है जिसका वर्गमूल कितना हो रहा है यहाँ पे a, मतलब स्क्वायर में भाग लग गया तो फिर a में ही भाग लग जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ कि a 5 से विभाजित है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस संख्या में, मतलब a में 5 जरूर होगा और कोई अदर नंबर होगा, यानी 5 का मल्टीपल होगा, इसीलिए इसमें भाग लग रहा है। तो हम इस a को 5c फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यानी जो a नंबर है वो उसके संग में 5 गुणा स्वरूप में होगा। अब हम इस संख्या को इस प्रकार लिखेंगे, a² बटे 5 बराबर b²। अब a की जगह लिख जाएगा अपने पास कितना, 5c बटे 5 बराबर b², जो हो जाएगा 25c² बटे 5 कुल में b²।
अब कहानी हमारे पास 5 से 25 को काटने में बनेगी 5c² इक्वल b²। तो यहाँ c² लिख सकते हैं कितना, b²/5। तो इसी प्रकार अभी की तरह हमारे पास फिर कहानी आ गई कि b² 5 से विभाजित है, तो हम कहेंगे b 5 से भी विभाजित होगा। पूर्व प्रमेय अनुसार जैसे कि 100 एक संख्या है जो 10 का वर्ग है, उसको हम 2 से 5 और अन्य संख्याओं से भाग दे सकते हैं। तो हमें क्या यहाँ पे अभाज्य संख्या लेनी है, तो उसका जो वर्गमूल होगा कौन होगा, 10 होगा। तो उसमें 2 से 5 से भाग कंप्लीटली लग जा रहा है, तो यानी वर्गमूल संख्या में भाग लग जाएगा। स्क्वायर में भाग लग गया 5 से, तो बिना स्क्वायर वाली मतलब वर्गमूल में ही भाग लग जाएगा। अब लग गया भाग, तो b को हम लोग 5 गुणज के रूप में लिख सकते हैं, यानी सपोज हम b को लिख सकते हैं 5 × d, यानी b के संग 5 जरूर होगा, मतलब 5 क्या है उसमें गुणज खंड के रूप में है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि a में 5 से भाग लग रहा है और b में 5 से भाग लग रहा है, तो हम कह सकते हैं दोनों में एक ओवरनिस्ट पोजीशन कम से कम एक 5 जरूर होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर a और b में कम से कम कक्षा 10वीं का मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिए गए सेट का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या यानी वो जो होती है जो p/q के रूप में लिखा जा सके, अंश और के रूप में लिखा जा सके, यानी p/q एक अंश एक हर, जिसमें हर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की संख्या को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं, और जबकि हमें बोला गया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा बता दूं, यदि मैं मान लूँ कि p एक अभाज्य संख्या है, क्या एक अभाज्य संख्या है, इसका मतलब ये हुआ कि p जो होगी वो 2, 3, 5, 7, 11, 13 कुछ इस तरह की संख्या पहले से होगी। अब मैं इस p को रूट के रूप में कन्वर्ट कर दूँ तो √3, √5, √7, सिमिलरली इस टाइप की सभी संख्याएं जो होती हैं वो अपरिमेय संख्या ही होती हैं। बट इस क्वेश्चन को करने के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब मैं p/q ना लेते हुए इसको √5 बराबर लेता हूँ a/b, जहाँ a और b दो से अभाज्य संख्याएं हैं, यानी a को b से भाग दिया नहीं जा सकता है, जबकि a और b कोई भी संख्या हो सकती है। अब मैं यहाँ करता हूँ दोनों पक्षों में वर्ग, जिससे 5 से स्क्वायर क्या हो जाए, रूट अपना क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो यहाँ 5 बचेगा, जहाँ a² कितना आ जाएगा, b²। अब इस टर्म्स को कुछ इस प्रकार लिखता हूँ, जैसे कि a² बराबर b, यानी मैंने थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं, मैं हटा दूंगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। इससे मैं ऐसे लिख दूँ यहाँ पे कि b को a की जगह पर, a को b की जगह पर चेंज कर दूँ, तो मेरे पास कंडीशन नहीं, a² बराबर b²। अब थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे, जो a² मतलब किसी धनात्मक संख्या का वर्ग हुआ है और उसमें 5 यानी एक अभाज्य संख्या से क्या लग रहा है, उसमें भाग लग रहा है, और हमारे पास कोई उत्तर आ रहा है।
तो एक प्रमेय हम लोग पहले शॉर्ट में सीखे रहते हैं कहीं किताब में। वो प्रमेय कहती है कि मान लीजिए यहाँ पे p एक अभाज्य संख्या है और वह किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर देती है और कोई आंसर आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक को भी भाग कर सकती है, उसका भी कोई उत्तर आएगा। जैसे हमने मान लिया 100 हमारे पास कोई नंबर है जिसको हम भाग कर सकते हैं किससे, 2 से या 5 से, जो कि ये किसका वर्ग है यहाँ पे 10 का, 2 से या 5 से भाग दिया जा सकता है। तो इसका जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, यहाँ पे 10 होगा, किसका 100 का। तो ये जो विभाजित होगी किससे, 2 से या 5 से, यानी वर्ग में भाग लग जाए भाग संख्या से, तो वर्गमूल वाली संख्या में भी भाग लग जाता है। यानी मैं आपसे कहूँगा कि ये a² में 5 से भाग लग रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि a² 5 से विभाजित है, तो a 5 से भी विभाजित होगा। मतलब यहाँ a² पूरा फुल नंबर है जिसका वर्गमूल कितना हो रहा है यहाँ पे a, मतलब स्क्वायर में भाग लग गया तो फिर a में ही भाग लग जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ कि a 5 से विभाजित है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस संख्या में मतलब a में 5 जरूर होगा और कोई अदर नंबर होगा, यानी 5 का मल्टीपल होगा, इसीलिए इसमें भाग लग रहा है। तो हम इस a को 5c फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यानी जो a नंबर है वो उसके संग में 5 गुणा के रूप में होगा। अब हम इस संख्या को इस प्रकार लिखेंगे, a² बटे 5 बराबर b²। अब a की जगह लिख जाएगा अपने पास कितना, 5c बटे 5 बराबर b², जो हो जाएगा 25c² बटे 5, कुल में b²। अब कहानी हमारे पास 5 से 25 को काटने में बनेगी 5c² इक्वल b²। तो यहाँ c² लिख सकते हैं कितना, b² बटे 5। तो इसी प्रकार अभी की तरह हमारे पास फिर कहानी आ गई कि b² 5 से विभाजित है, तो हम कहेंगे b 5 से भी विभाजित होगा पूर्व प्रमेय अनुसार। जैसे कि 100 एक संख्या है जो 10 का वर्ग है, उसको हम 2 से 5 और अन्य संख्याओं से भाग दे सकते हैं, तो हमें क्या यहाँ पे अभाज्य संख्या लेनी है, तो उसका जो वर्गमूल होगा कौन होगा, 10 होगा, तो उसमें 2 से 5 से भाग कंप्लीटली लग जा रहा है। तो यानी वर्गमूल संख्या में भाग लग जाए, स्क्वायर में भाग लग गया 5 से, तो बिना स्क्वायर वाली मतलब वर्गमूल में भी भाग लग जाएगा। अब लग गया भाग, तो b को हम लोग 5 गुणज के रूप में लिख सकते हैं, यानी सपोज हम b को लिख सकते हैं 5 × d, यानी b के संग 5 जरूर होगा, मतलब 5 क्या है उसमें गुणज खंड के रूप में है। तो इस प्रकार हम इन कह सकते हैं कि a में 5 से भाग लग रहा है और b में 5 से भाग लग रहा है, तो हम कह सकते हैं दोनों में एक ओवरनिस्ट पोजीशन कम से कम एक 5 जरूर होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर a और b में कम से कम एक ओवरनिस्ट गुणनखंड 5 है, मतलब a में 5 से भाग लग रहा है, अभी हमने सीखा, और b में भी 5 से भाग लग रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर a और b दो
सहभाज्य संख्या है, जिससे हम कह सकते हैं कि √5 एक परमेय संख्या, जबकि यह हमें प्रश्न में कल्पना में त्रुटि के कारण प्राप्त हुआ है। बिकॉज ऑफ, हमने प्रश्न में ही पहले से मान रखा था कि ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, इसलिए अपरिमेय प्राप्त हुआ, जबकि ये कल्पना में त्रुटि है। तो अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। परमेय इसलिए सिद्ध हुई क्योंकि हमने इसे माना था गलत, इसलिए गलत सिद्ध हो गई। ये इसका मतलब है वो पहले से ही क्या थी, यहाँ पे सही थी, यानी √5 की संख्या एक अपरिमेय संख्या है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आई होगी और इसे एक दो बार लिखने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, और किताब में 1.3 परिमितियों से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आशा है कि आपको समझ में आ जाएगी।